गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली रात को 9 बजे हम दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट टीआरए को लेकर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों से संबंधित क्लास आप लोगों के लेके आते हैं। आज इस क्लास के माध्यम से दोस्तों मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 जो प्रस्तावना से संबंधित है दोस्तों, जिसमें आपके रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक है दोस्तों, नियम नंबर 1 से लेकर 4 तक के थे। चैप्टर नंबर 1 को मैंने पूरा पढ़ा दिया था दोस्तों। आज आपको चैप्टर नंबर 1 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे प्रश्न कराने वाला हूं। ये जो बुक आप देख पा रहे हो दोस्तों, इस किताब को हमने पूरा कंप्लीट पढ़ना है। इस किताब के अंदर जितने भी चैप्टर्स है अपने सिलेबस के वो सारे पढ़ने हैं। आज अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। अब चैप्टर नंबर 1 से संबंधित क्वेश्चनों की बात करने वाले। सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक कर दो और सभी साथी अपने वीडियो को सभी साथियों तक अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दो, जिससे ये क्लास आपको सबको बेनिफिशियल है और सबको याद हो सके। ओके, क्योंकि आज हम इस चैप्टर के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 को पूरा रिवाइज करने वाले हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, महालेखाकार। दोस्तों आप जानते हो महालेखाकार, जिसको अपन अकाउंटेंट जनरल कहते हैं, एजी कहते हैं। बेसिकली आप जानते हो कि महालेखाकार की परिभाषा जो है दोस्तों, वो रूल नंबर 2.1 में दे रखी है। रूल नंबर 2.1 में दोस्तों किसकी परिभाषा है? महालेखाकार की परिभाषा आपको दे रखी है। महालेखाकार का कार्य नहीं होता कि महालेखाकार कौन सा कार्य नहीं करता, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये सरकार के लेखे रखता है, यानी राजस्थान सरकार के लेखे मेंटेन करने वाला व्यक्ति कौन होता है? महालेखाकार होता है। आप सभी लोग कमेंट करके मेरे को ये जरूर बताओ दोस्तों, राजस्थान के महालेखाकार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फिर आप जानते हो ये कार्यालय जो ऑफिस होते हैं उनके लेखों की अंकेक्षण, उनकी जांच पड़ताल करने का कार्य भी करता है और विनियोग लेखे तैयार करने का कार्य भी करता है। या सरकार के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको मेंटेन करने वाला जो व्यक्ति होता है महालेखाकार होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दो आपको कि महालेखाकार जो होता है वो कार्यालय की रोकड़ बही को संधारित करने का कार्य नहीं करता, यानी रोकड़ बही से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य महालेखाकार के द्वारा नहीं किया जाता। तो बी आंसर आपका ये गलत है दोस्तों। बाकी सारे कार्य, सरकार के लेखे रखना, सरकार के लेखे तैयार करना और सरकार के अंकेक्षण को तैयार करना, सरकार की ऑडिटिंग करना, ये सारा कार्य महालेखाकार का होता है दोस्तों। लेकिन रोकड़ बही संधारित करने का कार्य या रोकड़ बही को धारण करने से संबंधित कार्य दोस्तों इसका नहीं माना जाता दोस्तों। ओके, ठीक है। अब दोस्तों एक और ध्यान सुना यहां पर कि महालेखाकार की जो नियुक्ति होती है, इस महालेखाकार की जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों, वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है और इसकी परिभाषा रूल नंबर 2.1 में आपको दे रखी है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर सभी को? चलिए, सेकंड प्रश्न कहता है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों को कितने खंडों में विभाजित किया गया? दोस्तों जो आपके जनरल, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग जो रूल्स है वो बेसिकली कितने खंडों में विभाजित है दोस्तों? इसके कितने पार्ट है, कितने पार्ट में? तो दोस्तों ये टोटल मिला के 3 पार्ट में विभाजित है। ये नियम दोस्तों टोटल मिला के 3 पार्ट में विभाजित है। लेकिन अपने सिलेबस में रूल नंबर 1 से लेकर 4 जो आपका चैप्टर नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 5 से 26 चैप्टर नंबर आपका 2 कहता है दोस्तों, रूल नंबर 27 से 41 चैप्टर नंबर दोस्तों आपका 3 कहता है, रूल नंबर 42 से लेकर 60 चैप्टर नंबर दोस्तों आपका 4 कहता है, 61 से लेकर 273 ये चैप्टर नंबर दोस्तों आपका 5 कहता है, 74 से लेकर 124 ये चैप्टर नंबर आपका 6 कहता है, और 252 से लेकर 258 तक ये चैप्टर नंबर 214 कहता है, और आपका 279 से लेकर 293 तक दोस्तों ये चैप्टर नंबर आपका कौन सा? 17 कहता है। इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें दोस्तों, अगर बात करें यहां पर, अगर बात करें तो इसके टोटल कितने भाग है दोस्तों? तो 3 भागों में दोस्तों ये विभाजित है, मतलब 3 ब्लॉक्स के अंतर्गत दोस्तों ये आपका पूरा नियम है। सामान्य वित्तीय लेखा नियमों को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया। ओके, जिसमें जो चैप्टर नंबर जो 1 है वो प्रस्तावना की बात करता है, चैप्टर नंबर 2 सामान्य वित्तीय एवं दोस्तों लेखा नियमों की बात की जाती है दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 के अंदर दोस्तों राजस्व और प्राप्तियों की बात आती है, चैप्टर नंबर दोस्तों अगर बात करें यहां पर 4 की बात करें, सरकार की प्राप्तियों को लेकर बात करते हैं, 5 में स्वीकृति की शक्तियां आती है दोस्तों, 6 में भुगतानों की बात आती है, 14 में दोस्तों रिफंड की बात आती है, और 17 में दोस्तों सहायता अनुदानों की बात की जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग खंडों की बात यहां पर की जाती है दोस्तों। ओके, आगे तो टोटल मिला के कितने वॉल्यूम्स की बात आती है? 3 वॉल्यूम्स होते हैं। 3 वॉल्यूम्स के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका विभाजित होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जो राजस्थान सरकार की दौर से सरकार द्वारा खर्च, व्यय और राजस्व प्राप्ति के लिए बनाए गए, ये किस रूप में प्रसारित किए गए? ये कौन से रूप में प्रसारित? दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि सामान्य वित्तीय और जो लेखा नियम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा
खर्च और राजस्व प्राप्तियों के लिए बनाए गए नियम होते हैं। और दोस्तों ये राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेश होते हैं। यानी ये राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेश होते हैं और इनका जो उल्लेख है वो रूल नंबर दोस्तों 1 में दे रखा है। ओके, नियम नंबर 1 में दे रखा है कि रूल नंबर जो 1 वो ये कहता है दोस्तों कि सामान्य वित्तीय और जो लेखा नियम जो होते हैं वो राजस्थान सरकार के व्यय और राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में बनाए गए नियम होते हैं, जो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेश होते हैं। यानी राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं दोस्तों। ओके, ये आपको याद रखना। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियमों को कब जारी किया गया था। बेसिकली दोस्तों सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों को सन 1952 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया? सन 1952 के अंतर्गत जारी किया गया था, जो राजस्थान सरकार के खर्चों और राजस्व प्राप्तियों के संबंध में बनाए गए नियम होते हैं। यानी राजस्थान सरकार के खर्चों और दोस्तों उनके संबंध में बनाए गए जो नियम होते हैं वो आपके GF&R होते हैं, यानी जर्नल फाइनेंशियल और अकाउंटिंग रूल्स की बात आती है। जर्नल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स की बात आती है, जिनको सन यानी जिनको 1952 के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया? जारी किया गया। जिनको 1952 के अंतर्गत दोस्तों क्या किया गया? जारी यहां पर किया गया। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है, सामान्य वित्तीय और लेखा नियम किन नियमों के पूरक होते हैं? भाई सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों को किन नियमों के अपन विपरीत माना है, इनको किन नियमों की बात अगर अपन करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। ओके बिल्कुल, तो सामान्य वित्तीय और जो लेखा नियम है दोस्तों वो आपके कोषागार नियमों के विपरीत होते हैं। कोषागार नियम और कोषागार नियमों से संबंधित जब बात आती है मेरे पास, कोषागार नियमों के संबंध में जब बात आती है तो इनकी जो परिभाषा दे रखी है वो आपके रूल नंबर 230 में दे रखी है। कोषागार नियमों की परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 230 में दे रखी है और ये कोषागार नियमों के जस्ट विपरीत होते हैं, कोषागार नियमों के अलावा होते हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान में 1993 में लागू हुए थे। देखो GF&R बेसिकली जारी कब हुए थे? 1952 में। और इनको राजस्थान में कब लागू किया गया था? 1953 में। यानी राजस्थान में दोस्तों इनको कब लागू किया गया था दोस्तों? 1993 में दोस्तों इनको लागू किया गया था, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद नंबर दोस्तों अनुच्छेद नंबर 266(1) में किसकी परिभाषा है? स्थानीय निधि की, आकस्मिक निधि की या राज्य की संचित निधि की? तो दोस्तों यहां पर परिभाषा राज्य की संचित निधि की। किसकी परिभाषा दोस्तों? राज्य की संचित निधि की परिभाषा यहां पर दे रखी है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(1) की जब अपन बात करते हैं तो इसमें संचित निधि का उल्लेख किया गया। दोस्तों किसका उल्लेख किया गया? संचित निधि का उल्लेख दोस्तों यहां पर किया गया। दोस्तों संचित निधि का उल्लेख यहां पर किया गया। जबकि दोस्तों अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 267(2) की बात करें तो उसमें आकस्मिक लेखा निधि का उल्लेख है और संचित निधि में दोस्तों आप जानते हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266 में संचित निधि की बात आती है। जबकि दोस्तों आप लोग जानते हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(2) के अंतर्गत लोक लेखा निधि का उल्लेख किया गया है। लोक लेखा निधि, तो लोक लेखा निधि का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 266(2) में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(2) में दोस्तों लोक लेखा निधि का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(1) में दोस्तों संचित निधि का उल्लेख है और अनुच्छेद नंबर 267(2) में आकस्मिक लेखा निधि का उल्लेख किया गया। आकस्मिक लेखा निधि की बात दोस्तों यहां पर की जाती है, याद रखना दोस्तों। क्लियर सभी को? जबकि दोस्तों आप जानते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर अगर अपन 268(2) की बात करें तो उसके अंतर्गत दोस्तों स्थानीय निधि का उल्लेख किया गया। 268(2) में दोस्तों स्थानीय निधि की बात आती है। अनुच्छेद नंबर 267(2) में आकस्मिक लेखा निधि की बात आती है और अनुच्छेद 266(2) में दोस्तों लोक लेखा निधि का नाम आता है। लोक लेखा निधि के बारे में अपन बात करेंगे। लोक लेखा निधि की बात यहां पर की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किस प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित किया जा सकता है? यानी दोस्तों सक्षम प्राधिकारी जो है वो किस उद्देश्य हेतु विभागाध्यक्ष घोषित कर सकता है, यानी विभागाध्यक्ष की बात यहां पर की जाती है दोस्तों। ओके ठीक है, अब सुनो। सबसे पहले आप जानते हो कि राजस्थान सेवा नियम अगर अपन GF&R की बात करें और रूल नंबर 24 की बात करें, रूल नंबर 24 में दोस्तों किसकी बात की जा रही है? सक्षम प्राधिकारी। और दोस्तों आपको बता दो कि GF&R के मामले में दोस्तों सक्षम प्राधिकारी कौन है? सरकार। यहां पर बेसिकली सक्षम प्राधिकारी सरकार है और सरकार जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के
विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग और उनके प्रयोजनात हेतु दोस्तों किसी भी व्यक्ति को विभागाध्यक्ष बना सकती है, और विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी को कार्यालय अध्यक्ष बना सकता है, और कार्यालय अध्यक्ष अपने अधीनस्थ किसी को भी दोस्तों आहरण एवं वितरण अधिकारी को बना सकता है। यानी आहरण एवं वितरण अधिकारी की बात यहां पर की जाती है। प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि सक्षम प्राधिकारी का जो उल्लेख है, सक्षम प्राधिकारी दोस्तों रूल नंबर 2.4 में आता है। दोस्तों आपसे अगर पूछे कि बताओ विभागाध्यक्ष की सूची जो है वो कौन सी परिशिष्ट में, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर विभागाध्यक्ष की जो सूची है वो परिशिष्ट नंबर 8, कौन सी परिशिष्ट दोस्तों, परिशिष्ट नंबर जो 8 है उसमें दोस्तों विभागाध्यक्षों की ड्यूटी बता रखी है, यानी विभागाध्यक्ष की जो लिस्ट बता रखी है। ओके, एक बात ध्यान से, अब देखो तो अगर मैं तुमसे कह दूं दोस्तों, अगर बात करें, अब देखो यहां पर मैं कह सकता हूं कि प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग और प्रयोजन की बात यहां पर की जाती है दोस्तों। ओके ठीक है आपकी, ओके सर आपकी मैंने कल पहली क्लास से ली सर, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं पहले आपका कोर्स ज्वाइन कर लेती। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है दोस्तों। मैं बैठा हूं, आप लोग मस्त रहो। तो दोस्तों आप जानते हो परिशिष्ट नंबर जो 8 होती है उसमें विभागाध्यक्ष की बात आती है। सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा रूल नंबर 2.4 में दे रखी है दोस्तों। ओके, और सक्षम प्राधिकारी जो होता है वो सरकार के प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रयोजन और उनके प्रयोग हेतु किसी भी व्यक्ति को दोस्तों विभागाध्यक्ष बना सकता है। और विभागाध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो अपने नीचे किसी को भी कार्यालय अध्यक्ष बना सकता है, और कार्यालय अध्यक्ष जो होता है वो अपने नीचे किसी को भी आहरण और वितरण अधिकारी बना सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जो परिशिष्ट संख्या 1 होती है उसमें कार्यालय अध्यक्ष के कार्यों का उल्लेख किया गया है, और परिशिष्ट नंबर जो 8 होती है दोस्तों उसमें विभागाध्यक्षों की सूची बताई गई, यानी विभागाध्यक्षों की सूची की बात यहां पर की जाती है दोस्तों। ओके, अगला, राजस्थान सरकार की प्राप्तियों की ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली क्या कहलाती है? ऑनलाइन जमा प्रणाली दोस्तों वो कहलाती ई ग्रास। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ग्रास होता है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। ई ग्रास जो होता है दोस्तों वो आपके सामने आ जाएगा। ओके, जिसमें राजस्थान सरकार की जो रिसिप्ट्स होती है, राजस्थान सरकार की जो प्राप्तियां होती है उनकी ऑनलाइन जमा लेखा प्रणाली होती है, उसे ई ग्रास कहते हैं, जिसका पूरा नाम है दोस्तों आप जानते हो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग सिस्टम। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अकाउंटिंग जो सिस्टम होता है वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम आ जाएगा। तो हम जानते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स की बात है, जिसे ई ग्रास कहा जाता है। ये आपका ई ग्रास होता है दोस्तों, जिसमें सरकार की ऑनलाइन प्राप्तियों की लेखा प्रणाली की बात यहां पर की जाती है दोस्तों। ओके, याद रखना, क्लियर। फिर अपन जानते हैं आगे ई ग्रास। ई ग्रास क्या है दोस्तों, आप जानते हो ई ग्रास की बात आती है, सभी को बताया दोस्तों। ई ग्रास के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि ई ग्रास को लेकर आप जानते हैं, तो आपको पता है कि रूल नंबर जो 233 है, रूल नंबर 233 में ई ग्रास की डेफिनेशन है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सरकारी राजस्व लेखा प्रणाली है, इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली है। तो दोस्तों आप जानते हो प्राप्ति, क्योंकि राजस्व में नहीं दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट लेखांकन सिस्टम होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जिसकी परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 233 में दे रखी है, जिसकी परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 233 में दे रखी है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपका 29 नवंबर 2011 से 29 नवंबर 2011 से आपको पता है 29 नवंबर 2011 से राज्य सरकार की जितनी भी प्राप्तियां होगी उन सभी प्राप्तियों को ऑनलाइन जमा के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 29 नवंबर 2011 के बाद सरकार का यह आदेश था कि सरकार को जितनी भी रिसिप्ट्स मिलेगी वो सारी प्राप्तियां ऑनलाइन से होगी, ऑनलाइन तरीके से उन्हें प्राप्त किया जाएगा। और ई ग्रास की जो परिभाषा दोस्तों वो धारा नंबर रूल नंबर 233 में दे रखी है। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरकारी प्राप्तियों की बात यहां पर की जाएगी दोस्तों। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की आकस्मिक लेखा निधि का उल्लेख किया जा रहा है? दोस्तों आकस्मिक लेखा निधि की बात है कि आकस्मिक लेखा निधि का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान की बात आती है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आकस्मिक लेखा निधि की जो परिभाषा है, आकस्मिक लेखा निधि की जो परिभाषा है दोस्तों वो रूल नंबर 28 में, दोस्तों रूल नंबर 28 में आकस्मिक लेखा निधि की परिभाषा है। दोस्तों आप जानते हो अनुच्छेद नंबर 266(1) में किसका उल्लेख किया गया? संचित निधि का।
अनुच्छेद नंबर 266 ए में दोस्तों राज्य की संचित निधि का उल्लेख किया गया, जबकि दोस्तों आप जानते हो कि अनुच्छेद नंबर दोस्तों अगर बात करें यहां पर अनुच्छेद नंबर 267(2) की जब बात आती है, अनुच्छेद नंबर 267(2) की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत दोस्तों आकस्मिक लेखा निधि की बात की कि आकस्मिक लेखा निधि की बात यहां पर किया। तो आकस्मिक लेखा निधि का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 267(2) में दिया गया। किस 267(2) के अंतर्गत आकस्मिक लेखा निधि का उल्लेख दोस्तों यहां पर किया गया, याद रखना दोस्तों। क्लियर सभी को? तो ये बात आपको ध्यान रखना। जबकि आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 266(2) में आता है लोक लेखा निधि। कौन सी आती है दोस्तों? लोक लेखा निधि का उल्लेख है। लोक लेखा निधि का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 266(2) में है। अनुच्छेद नंबर 266(1) में दोस्तों संचित निधि का उल्लेख है और अनुच्छेद नंबर 267(2) में दोस्तों आकस्मिक लेखा निधि का उल्लेख है। और आकस्मिक लेखा निधि की परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 28 में, रूल नंबर 28 में आकस्मिक लेखा निधि की परिभाषा दोस्तों यहां पर दे रखी दोस्तों। क्लियर सभी को? चलिए दोस्तों आगे दो। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपके सामने। अच्छा, ये जो किताब है ये किताब सबके पास होनी चाहिए दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट की जो 6 की 6 जो बुक है वो आप सबके पास होनी चाहिए। राजस्थान के प्रत्येक बुक स्टोर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है आप लोग के पास ये बुक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बुक आप सबके पास होना सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजस्थान, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य का लोक लेखा, राज्य के लोक लेखा का आशय दोस्तों परिभाषा। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(1) के अंतर्गत दोस्तों किस बात का उल्लेख है? संचित निधि का उल्लेख है। किसका? राज्य की संचित निधि का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद नंबर 266(2) में दोस्तों लोक मतलब आपकी कौन सी दोस्तों? लोक लेखा निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 267(2) के अंतर्गत दोस्तों आकस्मिक लेखा निधि का उल्लेख होता है। किसका होता है? आकस्मिक लेखा निधि दोस्तों। आकस्मिकता लेखा जो निधि होती है दोस्तों उसका उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 267(2) में दिया गया, यानी 267(2) के अंतर्गत दोस्तों ये बात आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। क्लियर? तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं? या बताइए बताइए दोस्तों यहां तक। ओके, अगला सामान्य वित्तीय और लेखा नियम। दोस्तों सामान्य वित्तीय और लेखा नियम क्या है दोस्तों? ये पूछा जा रहा है कि जर्नल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स की बात अगर करें तो बेसिकली दोस्तों इन्हें जारी कब किया गया था? 1952 में। राजस्थान में लागू कब हुए थे? 1993 के अंतर्गत। इसके टोटल कितने भाग है? 3 भाग है दोस्तों। तो आप जानते हो कि सामान्य वित्तीय और जो लेखा नियम है वो एक तो कोषागार नियमों के पूरक है, बात सही है। राजकीय धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा और भुगतान की प्रक्रिया की बात करता है और राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश होते हैं। तो ये सारी बात सही है और ये सारी बातें कहां बताई गई दोस्तों? रूल नंबर 1 के अंतर्गत। रूल नंबर 1 में ये सारी बातें बताई गई। नियम नंबर 1 के अंतर्गत साफ साफ कहा गया कि सामान्य वित्तीय और जो लेखा नियम हो गए वो आपके एक तो कोषागार नियमों के पूरक होते हैं। ये राजकीय धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा और उनके भुगतानों की बात करता है और राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश होते हैं। तो यहां पर ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सत्य माने जाते हैं दोस्तों। इन नियमों को 1952 में जारी किया गया था। ओके दोस्तों, इन 1952 में जारी किया गया था और राजस्थान में 25 अक्टूबर 1993 में इनको लागू किया गया था। तो राजस्थान की जब बात आती है तो 1993 यानी 25 अक्टूबर 1993 में लागू किया गया। सर अकाउंटेंसी की बेटा अकाउंटेंसी की क्लास जो होती है वो रात को 8 बजे होती है। कब होती है? 8 बजे होती है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो अकाउंटेंसी की जो क्लास होती है वो रात को कितने होती है? 8 बजे होती है। तो आपको ये टेंशन लेने की आवश्यकता दोस्तों किसी को भी नहीं है दोस्तों। के आगे अगला प्रश्न आता है राजकीय लेखों का। राजकीय लेखों का मतलब सरकारी लेखे। ओके तो दोस्तों एक बार सभी साथी अपने इस वीडियो को इतनी जगह शेयर कर दो। आप सभी साथी एक बार वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। ओके तो प्रश्न है राजकीय लेखों का अंकेक्षण करता है। राजकीय लेखों का अंकेक्षण करता है और विनियोग लेखे तैयार करता है। वो व्यक्ति कौन कहलाता है? उस व्यक्ति को महालेखाकार कहते हैं। कौन कहते हैं? महालेखाकार कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों जो सरकारी लेखों को तैयार करता है, सरकारी लेखों का अंकेक्षण करता है, विनिर्माण लेखे तैयार करता है, वो महालेखाकार होता है। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि इस महालेखाकार की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इस महालेखाकार की जो परिभाषा दी गई मेरे प्यारे साथियों वो रूल नंबर 2(1) में दी गई। रूल नंबर 2(1) में इस महालेखाकार की डेफिनेशंस बताई गई, इस महालेखाकार की परिभाषा बताई गई दोस्तों। ठीक है, आगे क्लियर सभी को यहां तक? अगला प्रश्न
ऐसे खर्चे मेरे प्यारे साथियों जो साह अवधि अंतराल के पश्चात किए जाते हैं, यानी वो खर्चे दोस्तों जो एक निश्चित अंतराल में नियमित तौर पर रेगुलर बेस पर होते हैं, उन खर्चों को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? कि वो खर्चे सरकार के वे सभी खर्चे जो एक साविधिक अंतराल में, मतलब एक निश्चित अंतराल में एक निश्चित समय अवधि के बाद किए जाते हैं, वो सारे खर्चे आवर्तक खर्चे कहलाते हैं। कौन से खर्चे? आवर्तक खर्चे कहलाते हैं। अर्थात इन सभी खर्चों को हम नियमित व्यय कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित व्यय कहते हैं। ये आपके नियमित खर्चों के अंतर्गत शामिल होते हैं। रेगुलर बेस पर होने वाले खर्चे होते हैं, जो रेगुलर बेस पर होते हैं, नियमित तौर पर होने वाले खर्चे यहां पर कहलाते हैं दोस्तों। क्लियर सभी को? चलिए मित्रों, तो ये आवर्तक खर्चे होते हैं। तो कौन से आवर्तक खर्चे होते हैं, ये ध्यान दोस्तों। आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो आवर्तक खर्चे होते हैं दोस्तों, इन आवर्तक खर्चों की परिभाषा जो है वो आपके रूल नंबर 226 में दे रखी है। रूल नंबर 226 में आवर्तक खर्चे, और जबकि दोस्तों रूल नंबर 222 की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अनावर्तक खर्चों की बात आती है। तो रूल नंबर 222 के अंतर्गत दोस्तों अनावर्तक खर्चे आते हैं, और रूल नंबर 226 में दोस्तों आवर्तक खर्चों की बात की जाती है। अनावर्तक खर्चे जो होते हैं दोस्तों, जो कभी कभार होते हैं, मतलब वो अनावर्तक होते हैं। जो नियमित तौर पर होने वाले खर्चे होते हैं, जो रेगुलर बेस पर होने वाले खर्चे होते हैं, वो आवर्तक खर्चे होते हैं। जो नियमित होते हैं और एक निश्चित अंतराल के बाद होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे आवर्तक खर्चे माने जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ई कोषागार किसके नियंत्रणाधीन कार्य करता है? तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कोषागार, ई कोषागार, हो किसके कंट्रोल के अंदर कार्य करता है? वित्त विभाग, महालेखाकार, निदेशक कोष और लेखा, या दोस्तों नियंत्रक? तो आप जानते हो जो ई कोषागार होता है वो निदेशक कोष और लेखा जो होता है इनके अंडर में रहकर कार्य करता है, और इनके द्वारा बताए गए कार्यों की पालना करने का कार्य करता है। तो दोस्तों ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जो ई कोषागार होता है, ई कोषागार जो होता है दोस्तों, वो निदेशक कोष और लेखा जो होता है इनके अंडर में रहकर कार्य करता है, इनके अधीन रहकर कार्य करता है दोस्तों, ये याद रखना। ओके, अगले प्रश्न की बात अगर अपन करें, अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों कि जीएफ&आर, दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि जर्नल फिनेंशियल और अकाउंटिंग रूल्स के नियमों में यदि कोई संदेह होता है, अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई चीज रह जाती है, कोई चीज छूट जाती है, अगर किसी मन में कोई शंका रह जाती है और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आती है, तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि जर्नल फिनेंशियल और अकाउंटिंग रूल्स के नियमों में यदि कोई डाउट होता है, कोई संदेह हो, तो मामलों, तो प्रकरण अंतिम निर्णय के लिए किसे दिया जाएगा? वित्त विभाग को सौंपा जाएगा, और वित्त विभाग का सहमति अंतिम होगी। ये बात दोस्तों कहां बताई गई है? वो रूल नंबर 4 में बताई गई है। चैप्टर नंबर 1 रूल नंबर जो 4 है वो साफ साफ ये कहता है कि जर्नल फिनेंशियल और अकाउंटिंग रूल्स के संबंध में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, किसी भी प्रकार की मन में कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी भी प्रकार की कोई शंका होती है, तो उसका अंतिम निपटारा जो वित्त विभाग के पास होगा, अंतिम निपटारा वित्त विभाग के पास होगा। ये नियम नंबर 4 में साफ साफ शब्दों में बताया गया दोस्तों। ओके, अगले प्रश्न की और बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है कि जीएफ&आर का नियम नंबर 4 जो है वो कौन से अध्याय से संबंधित है? अध्याय नंबर 1 से संबंधित है। तो दोस्तों जर्नल फिनेंशियल और अकाउंटिंग रूल्स का जो नियम नंबर 4 है वो निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो वो कहता है संदेहों का निवारण, यानी संदेहों के निवारण की बात करता है। दोस्तों आप जानते हो कि रूल नंबर जो आपका 2 है उसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं की बात आती है। रूल नंबर 2 के अंतर्गत दोस्तों विभिन्न प्रकार की जो डेफिनेशन हो तो उसकी बात की जाती है। जबकि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, यहां पर अगर मैं बात करूं कि रूल नंबर जो 10 है वो आपके वित्तीय औचित्य के स्तर की बात करता है। रूल नंबर जो 10 है दोस्तों वो वित्तीय औचित्य की बात करता है, वित्तीय औचित्य स्तर की बात करता है दोस्तों। और जो रूल नंबर जो दोस्तों 11 होता है वो आपके खर्चों के नियंत्रण की बात करता है, नियंत्रण को लेकर बात करता है। ध्यान, तो अलग अलग प्रकार के नियम अलग अलग प्रकार से होते हैं। रूल नंबर दोस्तों आप जानते हो जो 10 होता है वो वित्तीय औचित्य के स्तर की बात करता है। रूल नंबर जो 11 होता है वो खर्चों के नियंत्रण की बात करता है। रूल नंबर जो 4 होता है वो किसी भी प्रकार का संदेह हो उसकी बात करता है। और रूल नंबर जो 2 होता है उसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषा होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डेफिनेशंस को शामिल किया गया, अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन वहां पर शामिल की जाती है। दोस्तों आप सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और एक बार आप लोग सभी लोग शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट को लेकर दोस्तों अब आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। जितना ज्यादा आप
आप मेरे को सपोर्ट करते जाओगे दोस्तों, आप ध्यान रखना, आपको हर एक चीज मुंह जबानी आपको याद करा दूंगा, हर एक चीज आपको मुंह जबानी याद करूंगा। अभी दोस्तों ध्यान रखना, एक तो रात के 8 बजे अकाउंटेंसी की क्लास में आना है और एक रात को 9 बजे जीएफएनआर की क्लास में, और संडे सुबह 9 बजे से दोस्तों आप लोग ऑडिटिंग की क्लास में बैठ जाना दोस्तों, क्योंकि ऑडिटिंग की क्लास भी अब आपकी शुरू होने वाली है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों आगे चले। अगला प्रश्न कहना चाह रहा है दोस्तों कि राजस्थान सरकार की जब बात अपन करते हैं, राजस्थान सरकार की बात करते हैं कि राजस्थान सरकार के मासिक संकलित लेखे कौन तैयार करता है। मैं पहले बता चुका दोस्तों कि राजस्थान सरकार के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, लेखे होते हैं, लेखा पुस्तकें होती है, उनको तैयार करना, विनियोग लेखे तैयार करना, उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? महालेखाकार की। और महालेखाकार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये सारा काम महालेखाकार का होता है, सारा काम महालेखाकार की जिम्मेदारी के अंतर्गत माना जाता है। राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट, यानी राज्य की जो अंकेक्षण रिपोर्ट है वो महालेखाकार के द्वारा तैयार की जाती है, बिल्कुल सत्य है। महालेखाकार तैयार करता है और किसको देता है? सीएजी को देता है। और सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 152 के तहत उस रिपोर्ट को राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा में रखता है। विधानसभा की लोक लेखा समिति द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जाती है और वार्षिक आधार पर यह तैयार होती है। तो ये सारी की सारी बातें सही है अगर राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट की बात करें। और राज्य अंकेक्षण रिपोर्ट किसके पास जाती है? सीएजी के पास। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 151 के तहत सीएजी इस रिपोर्ट को कहां देता है? राज्यपाल को। और राज्यपाल दोस्तों इस रिपोर्ट को कहां रखता है? विधानसभा में रखता है, अगर मामला राज्य का है तो। अगर ये रिपोर्ट केंद्र की होती तो रिपोर्ट जाती किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति दोस्तों इस रिपोर्ट को किसको देगा? संसद के पास रखता है, याद रखना। ओके, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें दोस्तों, सुनिए, ये कहना चाह रहा है राजकीय लेन देन सामान्यतः किए जाते हैं एसएसबी मतलब एसबीबीजे, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, तो वर्तमान में निजी बैंकों सहित, तो देखो आज के समय में तो देखो वर्तमान में सभी बैंकों सहित हो सकता है। आज के समय में ऐसा कुछ ही नहीं है, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दोस्तों कि इसे एसबीआई करेगा या ऐसा कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई जन, बेसिकली तो एसबीआई है। देखो आज अगर राजकीय लेन देन सामान्यतः तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही संभाले, ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। अब सभी है, मतलब अब सभी है दोस्तों, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि एसबीआई के अंदर में रहता था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में कई प्राइवेट बैंक सहित अनेक बैंकों के पास रहता है। सरकारी लेखे जोखे दोस्तों अनेक बैंकों के पास चले गए, तो आंसर उपरोक्त सभी यहां पर हो जाएगा। और आप सभी को पता है दोस्तों, जब हम रूल नंबर 2(1) पढ़ते हैं तो उसमें हम किसकी परिभाषा पढ़ते हैं? महालेखाकार की। ओके, किसकी? महालेखाकार की। दोस्तों जब हम रूल नंबर 2(2) पढ़ते हैं तो उसमें हम किसकी परिभाषा पढ़ते हैं? विनियोग की। और दोस्तों जब हम रूल नंबर 2(3) पढ़ते हैं तो उसमें किसकी परिभाषा होती है? बैंक की। किसकी होती है? बैंक की। तो बताओ ये तीनों परिभाषा आप लोगों को याद हुई या नहीं? यस या नो दोस्तों? ओके ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले दोस्तों ये बात ध्यान कि जो जर्नल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स की जो किताब है, ये किताब आप सबके पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मजा आ रहा नहीं आ रहा? यस या नो? एक बात सभी साथी लाइक कर देना दोस्तों। चले दोस्तों आगे देखते हैं। अगला होता है निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी राजपत्र अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता? गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में दोस्तों कौन से अधिकारी नहीं आते? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आप सभी को बताया कि राजपत्र अधिकारी की जब बात आती है तो राजपत्र अधिकारी की जो परिभाषा है वो रूल नंबर 2(14) में, रूल नंबर 2(14) में दोस्तों राजपत्र अधिकारियों की बात की जाती है। उसमें दोस्तों प्रशासनिक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी आ जाएगा, राजस्थान पुलिस सेवा का भी आ जाएगा, राजस्थान लोक लेखा, लेकिन राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा का जो कर्मचारी होगा या वो व्यक्ति होगा वो इस राजपत्र अधिकारी की श्रेणी में नहीं आएगा। राजपत्र अधिकारी की श्रेणी में दोस्तों ये नहीं आएगा, बाकी सारी व्यक्ति राजपत्र अधिकारी की श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों यहां पर आ जाएंगे। दोस्तों प्रश्न ये कहता है कि जीएफएनआर के पार्ट नंबर 1 में सभी विभागाध्यक्षों की जो सूची है वो आपकी परिशिष्ट संख्या कहां पर है? 8 में। परिशिष्ट संख्या 8 में है विभागाध्यक्षों की बात करें तो। ओके, सभी को पता है दोस्तों, जब हम रूल नंबर 2(11) पढ़ते हैं तो उसमें आहरण और वितरण अधिकारी की बात करते हैं। रूल नंबर जब 2(12) पढ़ते हैं तो उसमें वित्त विभाग की बात करते हैं।
रूल नंबर दोस्तों जब 213 करते हैं तो उसमें वित्तीय वर्ष की बात आती है। रूल नंबर 214 में दोस्तों आपका राजपत्र अधिकारी आता है। रूल नंबर 215 में दोस्तों सरकार की परिभाषा दे रखी है। रूल नंबर 216 में दोस्तों आपका राज्यपाल होता है। और रूल नंबर 2 अगर 17 की बात करें तो उसमें विभागाध्यक्ष होता है। और 18 में कार्यालय अध्यक्ष होता है। और विभागा जो अध्यक्ष होता है उसका उल्लेख परिशिष्ट संख्या आपके 8 में दे रखा है। किस रहेगा? परिशिष्ट संख्या 8 के अंतर्गत दोस्तों विभागाध्यक्ष की सूची दे रखी है, यानी विभागाध्यक्ष के बारे में दोस्तों वहां पर जानकारी दे रखी है परिशिष्ट नंबर 8 की अगर अपन बात करें तो दोस्तों। जबकि परिशिष्ट नंबर जो 9 है वो सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र की बात करती है। परिशिष्ट नंबर जो 9 है दोस्तों वो सहायता अनुदान हेतु किसकी बात करते हो? सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र, यानी सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र की बात आती है। सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र की बात यहां पर की जाती है। और आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, सहायता अनुदान को लेकर अध्याय नंबर कौन सा? 17, जहां पर हम रूल नंबर 279 से लेकर 293 पढ़ने वाले। तो रूल नंबर चैप्टर अध्याय नंबर 17 रूल नंबर 279 से लेकर 293 तक दोस्तों, जहां पर सहायता अनुदानों की बात आती है। और सहायता अनुदानों के हेतु जो बंद पत्र होता है वो परिशिष्ट संख्या 9 के अंतर्गत दिया गया। परिशिष्ट संख्या 9 के अंतर्गत दोस्तों यहां पर बात आती है, ध्यान रखना। ओके, फिर दोस्तों आप जानते हो कि परिशिष्ट संख्या जो 2 होती है वो संविदा और आश्वासन की बात करती है। ओके, संविदा यानी आप जानते हो संविदा और आश्वासन, तो सरकार की ओर से जो भी संविदा होते हैं, जो भी आश्वासन वगैरह होते हैं, उन सब का उल्लेख परिशिष्ट संख्या नंबर 2 में दिया गया है। और परिशिष्ट पंक्तियों के यहां पर आता है परिशिष्ट संख्या जो 6 है वो महालेखाकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? महालेखाकार के द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में होती है। यानी महालेखाकार के द्वारा लेखे प्रस्तुत करने, उन लेखों को नष्ट करना वगैरह कुछ भी हो, उन सब की बात यहां पर की जाती है। मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखो, जब अपन परिशिष्ट संख्या 9 की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र की बात करते हैं, जो चैप्टर नंबर 17 से संबंधित है, जिसमें रूल नंबर 279 से लेकर 293 है। जब हम दोस्तों परिशिष्ट संख्या 2 की बात करते हैं उसमें संविदा और आश्वासन की बात की जाती है। और जब परिशिष्ट संख्या 6 की बात करते हैं तो वो एजी बोले तो एजी बोले तो 6, जिसमें दोस्तों हम किसकी बात करते हैं? हम महालेखाकार के द्वारा लेखे रखने से संबंधित बात की जाती है। और रूल परिशिष्ट संख्या 8 में दोस्तों विभागाध्यक्ष की बात आती है। और विभागाध्यक्ष की परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 217 में दे रखी है। ओके, सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों? बच्चे कह रहे सर ये आरएसआर जीवना मिक्स हो रहा है। दोस्तों नहीं होगा मिक्स, तो मस्त रहो दोस्तों, नहीं होने दूंगा मिक्स, बस पढ़ते जाओ। तो देखो मित्रों, रूल नंबर 211 किसकी बात करता है? आहरण और वितरण अधिकारी। रूल नंबर 212 में दोस्तों वित्त विभाग। रूल नंबर 213 में वित्तीय वर्ष। 214 में राजपत्र अधिकारी। 215 में सरकार। 16 में राज्यपाल। 17 में विभागाध्यक्ष। 18 में कार्यालय अध्यक्ष। 18 में कौन? कार्यालय अध्यक्ष आ जाएगा दोस्तों, ये धारणा। फिर आप जानते हो 19 में स्थानीय निकाय और 20 में स्थानीय निधि की बात आती है, ये याद रखना। ओके दोस्तों, याद हो रहा है? यस या नो? यानी साथ के साथ चीजों को याद करते हो और साथ के साथ चीजों को समझते हो दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्यालय अध्यक्ष से नहीं है? कोषाधिकारी। कोषाधिकारी एक कार्यालय अध्यक्ष होता है। उप कोषाधिकारी भी कार्यालय, लेकिन अतिरिक्त जो कोषाधिकारी होता है दोस्तों वो बेसिकली कार्यालय अध्यक्ष की परिभाषा में नहीं आता। देखो मित्रों, हम सभी को पता है कि जो परिशिष्ट नंबर 1 है, परिशिष्ट नंबर जो 1 है वो कार्यालय अध्यक्ष के कार्यों की बात करती है। हमें सबको पता है कि जो परिशिष्ट नंबर जो 2 है वो आपकी संविदा और आश्वासन की बात करती है। संविदा और आश्वासन की बात करती है। हम सभी को पता है कि परिशिष्ट नंबर जो आपकी 6 है वो महालेखाकार के द्वारा किए गए कार्यों की बात करती है। हम सभी को पता है कि परिशिष्ट नंबर जो 8 है वो विभागाध्यक्षों की सूची की बात करता है। दोस्तों किसकी बात करता है? विभागाध्यक्ष की सूची की बात यहां पर करता है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, यहां पर सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों के। और हमें पता है कि जो परिशिष्ट नंबर जो 9 है दोस्तों वो किसकी बात करती है? सहायता अनुदान हेतु बंद पत्र की बात करती है। ये पांचों परिशिष्ट तो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो अतिरिक्त कोषाधिकारी होता है वो कार्यालय अध्यक्ष की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ निम्न में से क्या है? आरटीओ कौन है? दोस्तों आपको पता है आरटीओ जो है वो कौन है? तो दोस्तों आप जानते हैं वो एक प्रादेशिक अधिकारी की परिभाषा में आता है एक तो,
ये एक प्रकार का कार्यालय अध्यक्ष भी होता है और जो कार्य वो आहरण और वितरण अधिकारी होता है। तो ये दोनों के दोनों सही है, क्योंकि जो कार्यालय अध्यक्ष होता है उसी के पास आहरण और वितरण अधिकारी का पावर होता है और ये एक प्रकार का प्रादेशिक अधिकारी है। इसको प्रादेशिक अधिकारी की डेफिनेशन में भी अपन शामिल करते हैं दोस्तों। प्रादेशिक अधिकारी की डेफिनेशन का भी पार्ट दोस्तों इसे माना जाता है। और आप सभी को पता है कि जो प्रादेशिक अधिकारी होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो उल्लेख है वो आपका दोस्तों कहां पर है दोस्तों, 27 के अंतर्गत। रूल नंबर 227 में प्रादेशिक अधिकारी की बात आती है। रूल नंबर 219 में आपका दोस्तों 218 में कार्यालय अध्यक्ष की बात आती है और रूल नंबर 211 में आहरण और वितरण अधिकारी की बात आती है। दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रादेशिक अधिकारी की जो परिभाषा है वो रूल नंबर 227 में दे रखी है। कार्यालय अध्यक्ष की परिभाषा 218 में दे रखी है और आहरण और वितरण अधिकारी की परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 211 में दे रखी है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? जितने ज्यादा नियमों को पढ़ोगे उतना आपको याद होगा, क्योंकि दोस्तों आज हमारा एक ही टारगेट है, चैप्टर नंबर 1 प्रस्तावना और प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी कि हम रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक के नियमों की संपूर्ण व्याख्या आज इस क्लास में करने वाले हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो साथियों तक शेयर करते जाओ दोस्तों, शेयर करते जाओ। ये ध्यान रखना दोस्तों, आप जितना ज्यादा रात के 9 बजे, डेली रात को 9 बजे GF&R पढ़ने यहां पर आ जाया करो। मैं आपको क्लास में ही सारे नियम याद करा दूंगा, क्लास में ही सारे नियम याद करा दूंगा। जैसे कि हमने याद किया दोस्तों कि हमने पढ़ा जो परिशिष्ट नंबर आपकी दोस्तों 1 है वो कार्यालय अध्यक्ष के कार्यों की बात करती है। हमने पढ़ा कि परिशिष्ट नंबर जो 2 है वो संविदा और आश्वासन की बात करती है। हमने पढ़ा जो परिशिष्ट नंबर आपकी 6 वो आपके AG महालेखाकार की बात करती है। हमने पढ़ा जो परिशिष्ट नंबर दोस्तों 8 है वो विभागाध्यक्ष की सूची की बात करती है। हमने पढ़ा जो परिशिष्ट संख्या नंबर 9 है वो दोस्तों किसके बारे में बात करती है, सहायता अनुदान की बात करती है। सहायता अनुदान के बंद पत्र की बात यहां पर करती है। क्लियर सभी को? चलिए मित्रों अगला, राजस्थान में कुल कितने कोषागार है? दोस्तों अपन जानते हैं कि हमें पता है कि कोषागार क्या है, इनके बारे में रूल नंबर 229 में दोस्तों परिभाषा है। और राजस्थान में टोटल कोषागार कितने हैं? 41। ओके, राजस्थान में टोटल कुल उप जो कोषागार है वो टोटल 41 है। तो कोषागार की परिभाषा धारा नंबर रूल नंबर 229 में, कोषागार नियमों की परिभाषा 230 के अंतर्गत दे रखी, याद रखना। ओके, तो 230 की बात यहां पर आ जाएगी दोस्तों। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने नॉन बैंकिंग कोषागार? शून्य। नॉन बैंकिंग कोषागार दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में कोई नहीं है। नॉन बैंकिंग कोषागार का संबंध दोस्तों, तो नॉन बैंकिंग बिना बैंकिंग के कोषागारों की बात आए तो दोस्तों एक भी नहीं, दोस्तों एक भी आपका नहीं आता। अगला आता दोस्तों एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्राचार्य प्रिंसिपल अपने स्वयं के वेतन बिल पर हस्ताक्षर के लिए किसी अन्य राजपत्र अधिकारी को अधिकृत कर सकता? नहीं कर सकता भाई, वो किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता है जाना, वो किसी राजपत्र अधिकारी को दोस्तों अन्य बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों बेसिकली प्रधानाध्याचार्य को कार्यालय अध्यक्ष अपन नहीं मानते। दोस्तों आप जानते हो कि अन्य राजपत्र अधिकारी को हस्ताक्षर करने की बात आती है तो दोस्तों वो केवल और केवल कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है, वो कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है। कार्यालय अध्यक्ष की बात वहां पर करता है। अगला आता है दोस्तों कोषा अधिकारी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कोषा अधिकारी। तो दोस्तों ये पूछा कि कोषा अधिकारी किस सेवा का अधिकारी होता है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा का, राजस्थान अधीनस्थ सेवा का या राजस्थान लोक सेवा का? तो दोस्तों जो कोषा अधिकारी होता है वो RTS होता है। कौन होता है? RTS होता है बेसिकली, और वो होता है जनरली दोस्तों कौन? राजस्थान लोक सेवा। यानी कि आपका मतलब अपन कहते हैं राजस्थान लोक सेवा जो होती है, राजस्थान लेखा यानी राजस्थान अकाउंटिंग सर्विस RS जो कैटेगरी का होता है दोस्तों, यानी राजस्थान लेखा सेवा का अधिकारी होता है दोस्तों, अगर बात करें तो। क्लियर सभी को? ये आप सभी को पता है जो RS कैटेगरी का होता है, RS कैटेगरी के अंतर्गत शामिल होता है, ये आपको पता है। राजस्थान राज्य सेवाओं में सम्मिलित सेवाओं की सूची दी गई है। राजस्थान सिविल सर्विसेज नियम 258 की अनुसूची नंबर 2 में, राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल और अपील नियम नंबर 202 में, राजस्थान सेवा नियम की बात अगर करें तो बेसिकली दोस्तों ऊपर और 2 A और B दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम से, दोनों ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे सेम से आते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही है, तो आपका आंसर यही है दोस्तों। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन GF&R के अनुसार विभागाध्यक्ष नहीं है?
तो इनमें से विभागाध्यक्ष कौन सा नहीं है? जीएफएनडीआर के रूल्स के अनुसार विभागाध्यक्ष कौन सा नहीं है? विभागाध्यक्ष दोस्तों वो होता है जिसकी परिभाषा रूल नंबर 217 में दे रखी है। तो दोस्तों कोई भी निदेशक, चाहे वो पशुपालन विभाग का हो, कोई भी आयुक्त कमिश्नर हो या कोई भी महानिदेशक हो, लेकिन जो कोषा अधिकारी होता है तो वो विभागाध्यक्ष की परिभाषा में नहीं आता, बल्कि ये किस में आता है? कार्यालय अध्यक्ष की परिभाषा, कार्यालय अध्यक्ष की परिभाषा के अंतर्गत या डीडीओ की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं अगर हम कोषा अधिकारी की बात करें तो कोषा अधिकारी जो बेसिकली होता है दोस्तों वो कार्यालय अध्यक्ष होता है, या दोस्तों अपन कह सकते हैं कि आहरण और वितरण अधिकारी होता है, या आहरण और वितरण अधिकारी की परिभाषा में इसको शामिल करते हैं। ये आहरण और वितरण अधिकारी की डेफिनेशंस के अंतर्गत दोस्तों इसे शामिल किया जाता है अगर हम बात करें तो दोस्तों। ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही है? यस या नो? ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगले प्रश्न में से आपकी किताब है नियंत्रक अधिकारी। दोस्तों आप जानते हो, देखो नियंत्रक अधिकारी की जो परिभाषा है वो रूल नंबर 29 में दे रखी है। नियंत्रक अधिकारी का मतलब होता है केवल विभागाध्यक्ष, कोई भी विभागाध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी जिसको शक्तियां दी गई हो, किस लिए? खर्चों पर, सरकार के राजस्व और खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए। और वो कोई विभागाध्यक्ष भी हो सकता है या अन्य कोई प्राधिकारी भी हो सकता है जो विभागाध्यक्ष के अधीन रहकर कार्य कर सकता है, जिसको सरकार के राजस्व और सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसको सरकार के राजस्व और सरकार के खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए रखा गया दोस्तों, वो आपका एक नियंत्रक अधिकारी हो सकता है, कंट्रोल ऑफिसर हो सकता है। ये कोई विभागाध्यक्ष भी हो सकता है या अन्य कोई प्राधिकारी भी हो सकता है जिसके पास ऐसी पावर होती है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रक अधिकारी का दायित्व क्या होता है? तो नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होता है राजस्व, सरकार के व्यय और राजस्व पर कंट्रोल करना। और इसकी परिभाषा जो है दोस्तों वो रूल नंबर 29 में दे रखी है। रूल नंबर 29 में दोस्तों नियंत्रक अधिकारी की डेफिनेशन दे रखी है। ओके दोस्तों, तो यहां पर बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश। देखो मित्रों, हमें पता है जब हम पढ़ते हैं कि रूल नंबर 2.1 जिसमें महालेखाकार की परिभाषा है, जब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2.2 जिसमें विनियोगों की परिभाषा है, जब हम पढ़ते हैं रूल 2.3 जिसमें बैंक की परिभाषा है, जब पढ़ते हैं रूल नंबर 2.4 सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा है, जब रूल नंबर 2.5 पढ़ते हैं तो दोस्तों आपकी संचित निधि आती है, रूल नंबर 2.6 में दोस्तों सीएजी आता है, 2.7 में दोस्तों आपका संविधान आता है, 2.8 में आकस्मिक लेखा निधि, 2.9 में नियंत्रक अधिकारी और 2.10 में विस्तृत शीर्षक की बात आती है। विस्तृत शीर्षक की बात अपन करते हैं। जितना ज्यादा दोस्तों इन नियमों को याद करोगे उतना ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 1 में कौन है? महालेखाकार, 2 में कौन है? विनियोग, 3 में कौन है? बैंक, 4 में कौन है? सक्षम प्राधिकारी, 5 में कौन है? संचित निधि, 6 में कौन है? आपका सीएजी, 7 में कौन है? संविधान, 8 में कौन है? आकस्मिक लेखा निधि, ओके, 9 में कौन है? नियंत्रक अधिकारी, और 10 में कौन है दोस्तों? आपका विस्तृत शीर्षक। प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के परिप्रेक्ष्य में जो नियंत्रक अधिकारी होता है उसका क्या दायित्व होता है? कंट्रोल ऑफिसर का दायित्व होता है सरकार के खर्चों और राजस्व पर कंट्रोल करना। और यह कोई विभागाध्यक्ष भी हो सकता है या विभागाध्यक्ष के अधीन कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। यानी दोस्तों ये एचओडी भी हो सकता है या एचओडी के अंडर में कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्लियर सभी को? आगे अगला क्वेश्चन आता है कि आहरण और वितरण अधिकारी। आहरण और वितरण अधिकारी दोस्तों आप जानते हो कि आहरण और वितरण अधिकारी जिसको अपन डीडीओ कहते हैं, और इसकी परिभाषा जो है वो रूल नंबर 2.11 में, तो कहां पर है? रूल नंबर 2.11। तो इसकी परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 2.11 के अंतर्गत है। रूल नंबर 2.11 के अंतर्गत दोस्तों इसकी परिभाषा साफ साफ शब्दों में यहां पर दे रखी है। रूल नंबर 2.11 के अंतर्गत दोस्तों इसकी परिभाषा यहां पर दे रखी है। दोस्तों किसकी परिभाषा? तो आहरण और वितरण अधिकारी निम्न से किसको बनाया जा सकता है? तो उच्च सेवा के कर्मचारी को, कोई भी गजिस्टेड ऑफिसर को भी बना सकते हैं या कोई भी अनगजिस्टेड ऑफिसर, किसी को भी बना। भाई आहरण और वितरण अधिकारी कोई भी हो सकता है। आहरण और वितरण अधिकारी का पावर किसी के पास? तो बेसिकली सॉरी अपन ने गलत बता, गलत। यहां पर जो आहरण वो एक राजपत्र अधिकारी होगा। तो कौन होगा? राजपत्र अधिकारी होगा। क्योंकि दोस्तों नियम नंबर जब हम पढ़ते हैं 3, नियम नंबर 3 में अधिकार एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात आती है। तो अधिकार एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात आती है तो दोस्तों जो एक विभागाध्यक्ष होता है ना, विभागाध्यक्ष जो डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता है
वो अपने अधीन किसको रखता है? कार्यालय अध्यक्ष को। किसको रखता है? कार्यालय अध्यक्ष को। और कार्यालय अध्यक्ष अपने नीचे किसी भी राजपत्र अधिकारी को आहरण और वितरण अधिकारी बना सकता है दोस्तों। तो ओनली अब देखो, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों, वो किसी भी व्यक्ति को, यानी जो गजेटेड ऑफिसर है, उसको आहरण और वितरण अधिकारी बना सकते हैं, ऐसा उसके पास पावर होता है मेरे प्यारे साथियों। ओके, फिर अपन जानते हैं दोस्तों कि आहरण और वितरण अधिकारी निम्न में से कौन हो सकता है? वो कोई विभागाध्यक्ष भी हो सकता है, वो कार्यालय अध्यक्ष भी हो सकता है, या कोई राजपत्र अधिकारी हो सकता है, जिनको इन नियमों के अनुसार शक्तियां दी गई हो। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो आहरण और वितरण अधिकारी होगा, जो आहरण और वितरण अधिकारी होगा दोस्तों, वो कोई ना कोई राजपत्र अधिकारी होगा। और आप जानते हो इसकी परिभाषा जो है वो रूल नंबर 211 में, रूल नंबर 211 में आहरण और वितरण अधिकारी की परिभाषा दे रखी है, जिसमें दोस्तों वो कोई विभागाध्यक्ष भी हो सकता है, वो कोई कार्यालय अध्यक्ष भी हो सकता है, या कोई भी राजपत्र अधिकारी हो सकता है, जिनको इन नियमों यानी कि जनरल फाइनेंशियल और अकाउंटिंग रूल्स के संबंध में जिनको ऐसी शक्तियां दी गई है, जिसमें ऐसी पावर दे रखी है, जिनको इस प्रकार की शक्तियां डेलीकेट वहां पर की गई है दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की जब बात आती है दोस्तों कि आहरण और वितरण अधिकारी का कार्य नहीं है, भाई ये वेतन भत्तों और अन्य बिलों पर सिग्नेचर करेगा, बिल्कुल करेगा। रोकड़ भाई को प्रमाणित करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। वेतन भत्तों और अन्य बिलों के अनुसार राशि को वितरण करने का कार्य करेगा। अधीनस्थ कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण करेगा, नहीं दोस्तों, अधीनस्थ कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण करने की जिम्मेदारी इसकी नहीं है दोस्तों। इसका नाम ही क्या है दोस्तों? आहरण, यानी कि खर्चे करने और वितरण करने संबंधी खर्चों पर कंट्रोल करना। ये कोई विभागाध्यक्ष भी हो सकता है, ये कोई कार्यालय अध्यक्ष भी हो सकता है, ये कोई राजपत्र अधिकारी भी हो सकता है, जिनको इस तरह का कार्य करने की पावर सरकार की तरफ से मिली हुई है। सरकार को इनकी पावर अगर दे रखी तो कोई भी हो सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ध्यान सुनना। ये कहना चाह रहा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा खर्चा आवर्तक प्रकृति का नहीं है? आवर्तक खर्चे वो होते हैं दोस्तों जिनकी परिभाषा रूल नंबर 226 में दे रखी है। आवर्तक खर्चे मेरे पास तो वो होते हैं जो नियमित होते हैं, रेगुलर बेस पे होते हैं, नियमित आधार पर जो खर्चे होते हैं वो आवर्तक खर्चे होते हैं, जिनको आवर्तक खर्चों की बात अपन कर सकते हैं। अब सुनिए, यहां पर की बात आ जाती है दोस्तों, तो वेतन और भत्ते ये हर साल, हर समय, हर तुरंत प्रभाव से होते हैं। बिजली पानी का बिल भी नियमित होता है दोस्तों, पेंशन भी नियमित होती है। कार्यालय में एयर कंडीशनर, कार्यालय में एसी कभी कभार खरीदते हैं दोस्तों, आज खरीदी, कल नहीं खरीदी, फिर खरीदी, फिर। तो कार्यालय में अगर अपन एसी खरीदे, कुछ भी खरीदे, ये अनावर्तक खर्चा होता है। अनावर्तक खर्चे वो होते हैं दोस्तों जो कभी कभार होते हैं, जिनका रेगुलर बेस पे होना जरूरी नहीं होता। जबकि आवर्तक खर्चे सावधिक होते हैं, जो नियमित अंतराल में होते हैं, जो रेगुलर बेस पर होते हैं। दोस्तों आप जानते हो कि वेतन भत्ता हर कर्मचारी को हर महीने मिलता है, बिजली का बिल, पानी का बिल हर महीने जमा कराना होता है, पेंशन हर महीने, हर साल देनी होती है। लेकिन दोस्तों एसी क्या हर साल, हर महीने खरीदनी पड़ती है क्या? नहीं, एसी कभी कभार खरीदनी होती है, कभी कभार एसी का पेमेंट करना होता है। ये बार बार पेमेंट करने की जरूरत अपने को नहीं होती मेरे प्यारे साथियों। निम्न में से कौन से खर्चे की प्रकृति आवर्तक खर्चा की है? बिजली पानी का बिल आवर्तक होता है, मौसमी बीमारी हेतु खरीदी की दवा अनावर्तक होती है, कार्यालय का फर्नीचर अनावर्तक होता है, वाहन अनावर्तक। ये बाकी सारे खर्चे अनावर्तक होते हैं क्योंकि ये कभी कभार होते हैं, नियमित नहीं होते, सावधि अंतराल में नहीं होता। लेकिन बिजली पानी का जो भुगतान होता है वो नियमित होता है, एक निश्चित अंतराल में हर बार तुरंत प्रभाव से करना होता है। तो ये खर्चा कौन सा होता है? आवर्तक खर्चा। आप सभी को पता है दोस्तों कि जब आप लोग रूल नंबर 222 पढ़ते हो तो वहां पर आपने किसकी बात की? अनावर्तक खर्चों की। वहां पर आप अनावर्तक खर्चों की बात करते हो। और दोस्तों जब आप लोग रूल नंबर 226 पढ़ते हो तो वहां पर किसकी बात करते हो? आवर्तक खर्चों की। किसकी बात करते हो? आवर्तक व्ययों की बात करते हो। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आ रही समझे दोस्तों? अच्छे दोस्तों, अगर समझ आ रही तो फटाफट थम्स अप कर दो अच्छे से। अगला प्रश्न आपके सामने आता है दोस्तों कि राजपत्रित अधिकारी होता है। हम सभी को बताया दोस्तों राजपत्र अधिकारी की परिभाषा रूल नंबर 214 में दे रखी है। दोस्तों राजपत्र अधिकारी की जब बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवा का कोई भी मेंबर यानी आईएएस हो सकता है, राजस्थान सिविल सेवा 1958 की सूचना 2 में आता है वो भी आ सकता है, राजपत्र पद पर संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, और परिभाषा नंबर 214 में है। अगर मैं तुमको सारी परिभाषा याद करूं तो दोस्तों आप जानते हो कि रूल नंबर 211 में आहरण और वितरण अधिकारी की परिभाषा है,
रूल नंबर 212 में वित्त विभाग की परिभाषा है, 213 में वित्तीय वर्ष की परिभाषा है, 214 में दोस्तों आप लोग तो राजपत्र अधिकारी की परिभाषा है, 215 में सरकार की परिभाषा, 216 में राज्यपाल की परिभाषा, 217 में विभागाध्यक्ष, 218 में दोस्तों कार्यालय अध्यक्ष, 219 में स्थानीय निकाय और 220 में स्थानीय निधि की परिभाषा आपको दे रखी है। ओके, तो राजपत्र अधिकारी की परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 214 में दे रखी है। वो कोई अखिल भारतीय सेवा का मेंबर हो सकता है, वो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की लिस्ट नंबर सूची नंबर 1 में हो सकता है, या वो राजपत्र पद पर संविदा पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि दोस्तों करो। अच्छा दोस्तों बताओ, आप सभी के पास बुक है या नहीं है? निम्न में राजपत्र अधिकारी की परिभाषा नहीं है। इनमें से कौन सा व्यक्ति राजपत्र अधिकारी की डेफिनेशन में नहीं आता? अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राजपत्र अधिकारी होता है। सरकार अधिकारी जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की सूची नंबर 1 पर वो भी हो सकता है। अनुबंधित कर्मचारी जिसकी नियुक्ति राजपत्र अधिकारी भी, वो भी हो सकता है। राजस्थान सरकार के पद पर कार्यरत अधिकारी जिसका पद राजस्थान सिविल सेवा के अगर माना सूची नंबर 2 में आता है, ये राजपत्र अधिकारी नहीं होता। बाकी ये सब के सब राजपत्र अधिकारी होते हैं। और इन सब की परिभाषा दोस्तों रूल नंबर 214 में साफ साफ शब्दों में दे रखी है। रूल नंबर 214 में साफ साफ शब्दों में इनकी डेफिनेशन आपको दे रखी है। ओके, बिल्कुल दोस्तों, संडे की संडे ऑडिट पढ़ेंगे अपन, संडे टू संडे ऑडिट पढ़ेंगे दोस्तों, और ऑफलाइन पढ़ेंगे जयपुर में आराम से। ओके, चलो मित्रों अगला दो। सा अवधि अंतराल पर यानी एक निश्चित अंतराल पर होने वाले खर्चे कौन से कहलाते हैं? आवर्तक खर्चे। और आवर्तक खर्चों की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो रूल नंबर 226 के अंतर्गत आती है, और अनावर्तक खर्चों की जो डेफिनेशन है वो रूल नंबर 222 के अंतर्गत आती है। तो जो निश्चित अंतराल में एक समय अंतराल में होने वाले खर्चे आवर्तक होते हैं, जिनका एक निश्चित अंतराल या समय अंतराल वो अनावर्तक खर्चों की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। समझ आ रहा है दोस्तों? यस या नो? अच्छा, तो यहां तक सारी बातें समझ में आई है नहीं? यस या नो? तो थम्स अप करो। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? चलो यस या नो? ओके, अब देखो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। टोटल मिला के इस चैप्टर में 60 क्वेश्चन थे। मैंने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको करा दिए दोस्तों। 41 से लेकर 60 क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, अच्छे से कर लेना। और दोस्तों थम्स अप कर दो कि सर चैप्टर नंबर 1 पूरा समझ में आ गया। दोस्तों एक बार हो, अच्छा इस किताब को, ये किताब सबके पास होनी चाहिए। 1 से लेकर 40 क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिए। 41 से लेकर 60 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप आराम से करो। थम्स अप कर दो दोस्तों कि सर चैप्टर नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया। इस बुक में टोटल मिला के दोस्तों अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के 88 पेज है, मतलब 104 पेज है। ओके, 104 पेज में से दोस्तों अब तक अपन पढ़ चुके कितने? लगभग अपने पेज हो चुके दोस्तों 13, 14, 15, 16, 17, 18 पेज हो चुके। तो 1 से लेकर 18 पेज तक सारे अपन ने पढ़ लिए दोस्तों, अच्छे से कवर कर लिया। ये किताब आप सबके पास होनी चाहिए। सेकंड पेपर की आटो बुक सबके पास होनी चाहिए। और जीके की किताब दोस्तों मेरी जो है, जीके की एक किताब है और बाकी 8 किताब आप सबके पास होना जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों। अब ये बताओ दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 सबको याद हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? देखो मित्रों, मैं चाहता हूं कि तुम अभी 150 स्टूडेंट हो। अगर सब लोग सपोर्ट करते हो तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे कम से कम 100+ कमेंट आने चाहिए दोस्तों, 100+ कमेंट, जिससे मैं समझ सकूं आप लोगों की भावनाओं को कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही। सभी विद्यार्थी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर मात्र 99 रुपए की फीस पर और कम से कम रेट की किताबों पर आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, और आप सभी लोग अपने बच्चों को मोटिवेट कर सके दोस्तों, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सके कि हमारे द्वारा लिखी गई किताबें आपको कैसी लग रही है, किताबों के अंदर कंटेंट कैसा लग रहा है, ऐसा कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि दोस्तों सारी किताबें आपके पास रहे और इस वीडियो के नीचे सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि मेरे द्वारा लिखी गई किताबें और आपको कोर्स कैसा लगा। ओके, इसी के साथ साथ विदा लेता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल रात को 8 बजे अकाउंट्स की क्लास में और 9 बजे जीएपीआर के चैप्टर नंबर 2 में। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।